जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के वीडियो में हम रेलवे से जो संबंधित क्वेश्चन हैं उनके लगभग 70 से प्लस मतलब 70 या 80 क्वेश्चन हल करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये दोस्तों सभी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डू में। अब दोस्तों इसमें जैसे आपको सभी क्वेश्चन ग्रुप डू के मिलेंगे, मतलब ग्रुप डी जो मतलब रेलवे में ग्रुप डी के थ्रू बहुत सारी नौकरियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ग्रुप डी के लिए ज़रूरी हो। ये 2018 के क्वेश्चन है और 2024 में आपको पता है कि रेलवे में एएलपी में, टेक्नीशियन में, जेई में बहुत सारी भर्ती मतलब आई हुई है और एनटीपीसी में भी भर्ती आ गई हैं। तो ये आपके सभी के लिए ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये केवल ग्रुप डू के लिए ज़रूरी हो। जितनी भी रेलवे में वैकेंसी आई हैं उन सभी वैकेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम 2018 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, मतलब सभी नहीं, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हैं। दोस्तों एक बार एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं कि लोग उस सूरत का घमंड पाले बैठे हैं जो 2 दिन ढंग से खाना ना खाने पर बिगड़ जाती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, कभी भी हमें अपनी शकल सूरत पे घमंड नहीं करना चाहिए। आप इसका मतलब जो मतलब वो समझ गए होंगे, इसीलिए अपनी पढ़ाई को ध्यान दें। आज के ज़माने में दोस्तों पढ़ना बहुत ज़रूरी बन गया है, क्योंकि सभी चीज़ क्या हो जाए डिजिटल हो रही हैं आजकल। तो जो नहीं पढ़ेगा उसका काम जो आने वाला जीवन है काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखें कोर्ट को, ये कि लोग उस पर घमंड कर बैठे हैं जो 2 दिन में ढंग से खाना खाने पर बढ़ जाती है। दोस्तों मेहनत करिए और सफल होइए। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है अपने शुरू करते हैं। आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए ज़रूरी है 2024 में आपके सभी एग्जाम, मतलब रेलवे एलपी की डेट भी आ चुकी है और जो हमारा आरपीएफ की मतलब रेलवे के थ्रू वैकेंसी निकली है उनकी मतलब सभी एग्जाम की डेट आ गई है और एनटीपीसी में तो अभी वैसे फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो ये 2024 में आने वाले कभी आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एसएससी सीजीएल के किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो भी आपकी ज़रूरी है। बाकी ग्रुप डी वाले इसको जरूर देखें। ग्रुप टू में शायद इस बार दोस्तों 1 लाख भर्ती आई हैं, अगर नहीं आई होंगी तो 1 लाख भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा राणा प्रताप सागर बांध डैश नदी पर बनाया गया है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 23 सितंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो दोस्तों ऐसे ब्यास, गंगा, चंबल, झेलम। तो दोस्तों जो राणा प्रताप सागर बांध है आपको बताओ किस नदी पे ये दोस्तों हमारा चंबल नदी पर है। और बाकी दोस्तों अब जैसे चंबल नदी पर आइए तो एक हमारा पूरा वीडियो पड़ा हुआ है नदियों का भारत की, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ज़रूरी है, उसको देख लें। हमने भारत की पूरी कंप्लीट नदियों के बारे में पढ़ा है उसमें, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे चंबल है दोस्तों, तो चूलिया और पुनासा जलप्रपात भी कहाँ पर है? चंबल नदी पे। तो राणा प्रताप सागर बांध हमारा कहाँ पर है? चंबल नदी पे। बाकी दोस्तों इसमें ब्यास, गंगा, झेलम। गंगा आप जानते हैं कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इनकी लंबाई है। जबकि झेलम है और ये ब्यास है, इन सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ एरलुंग तसंगपो नदी के रूप में जानी जाती है? ये भी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी हमारा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र वो भारत की सबसे बड़ी और सबसे गहरी नदी है। तो दोस्तों ये जो ब्रह्मपुत्र है इसी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत की सबसे चौड़ी और गहरी नदी है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र जब ये मतलब अगर ये तिब्बत में या चीन में होती है तो इसे कहते हैं एरलुंग संगपो, और जब ये हमारे भारत में आती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसे कहते हैं दिहांग। और बाकी जब ये दोस्तों ये भी हम आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती हैं, उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। बाकी हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा डी ब्रह्मपुत्र। फिर अगला क्वेश्चन, नर्मदा और तापी की ओर बहने वाली नदियां हैं दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। अगर दोस्तों आपको मैप का ज्ञान हो तो आपका इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा सेम हो जाएगा पूर्व, क्योंकि जो नर्मदा तापी हैं ये पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये नर्मदा और तापी ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ज्वार नतमुख बनाती हैं। अगर आप भारत की नदियों वाला पूरा हमारा वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं बार बार इसमें नहीं बताऊं कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया। जैसे आरआरबी ग्रुप डी 17 तारीख 2018, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि सभी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के हैं और 2018 में पूछेंगे, वही इसमें हम करने वाले हैं। आगे देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन हमारे हो गए थे, इसमें एक क्वेश्चन रह गया हमारे ये
कि नर्मदा ताप्ती बारा हो गया। अगला क्वेश्चन है 103 में कि निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं, मतलब सॉरी भारत में ही है। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों जैसे कभी आपने देखा होगा जो गंगा नदी है इसका उद्गम वो देती थी गंगोत्री, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका दोस्तों थोड़ा डिटेल वीडियो पढ़ेंगे हम कभी गंगा नदी के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। बाकी अभी हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी, जिसका उद्गम भारत में होता है और भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। बाकी महानदी झेलम ब्रह्मपुत्र महानदी आपको पता है, ये मतलब इसे ओडिशा का शोक कहते हैं और इस पर भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है गोमती नदी में स्थित है, तो मतलब इसमें क्या है गोमती नदी किस राज्य में स्थित है, मतलब है थी दोस्तों समझ लीजिए। तो इसका आंसर उसका बी हो जाएगा, जो गोमती नदी है वो उत्तर प्रदेश में बहती है या स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है। ऐसे से निकलती है सरदार सरोवर बांध से, उकाई बांध से, हरी के बांध से, इंदिरा सागर बांध से। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा हरी के बांध से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है, हरी के बांध से। दोस्तों यह हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर है। इसमें दोस्तों आया सरदार सरोवर बांध, आपको पता है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा हमारा लोकटक है, पुलिकट है, मराकाई वो है या चिल्का है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा लोकटक झील। दोस्तों आपको पता है कि ये पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील है और ताजे पानी की झील है। दोस्तों इसमें एक तैरता हुआ जो पार्क उसका क्या नाम है केबुल लामजाओ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लोकटक झील है कौन सी है, ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। दोस्तों इसमें दिया है पुलिकट झील। दोस्तों पुलिकट झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। फिर इसमें दिया है चिल्का झील, आपको बताया कि चिल्का झील एशिया की मतलब एशिया की छोड़ो दोस्तों हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती है, क्योंकि दोस्तों ये गोमती वाला क्वेश्चन इंदिरा गांधी नहर वाला और उत्तर पूर्वी भारत के क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिए थे। ये क्वेश्चन रह गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है, तो कोयल, शंख, ब्राह्मणी या ब्रह्मपुत्र। दोस्तों को बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण उद्गम दोस्तों भारत में नहीं होता है, ये तिब्बत के पास मानसरोवर झील से होता है जहाँ पर हम इसे कहते हैं उर्लुंग जंगबो, और जब ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रवेश करती है तो इसे हम बोलते हैं देहांग। और फिर इसी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली जो असम में है। और फिर ये गंगा के साथ विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल में, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन, अब दोस्तों ये मतलब हमारे क्वेश्चन जियोग्राफी के थे वो समाप्त होगी। दोस्तों सब क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी इसमें जो 2018 से संबंधित थे, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन है और बाकी जियोग्राफी को ज़्यादा क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये जियोग्राफी के नहीं है हमारे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है, प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम वैसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत रख सकते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा आरबीआई के गवर्नर। तो ऑप्शन सही हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 का अधिनियम आया और 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हो गई थी, ये आपको पता होगा। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1 जनवरी 1949। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताया दोस्तों मुंबई में है। और आरबीआई का जो मेन बोर्ड होता है दोस्तों उसमें कितने व्यक्ति होते हैं, तो 21 आपको पता है। आरबीआई का काम है जो मौद्रिक नीति मतलब आरबीआई गवर्नर या आरबीआई ही बनाती है। 18 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें दोस्तों ये ऑप्शन दिया हमारे डी वाला, आपको कमेंट करना है कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान कौन सा उल्लेख करता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों इसमें हमने देख लिया आरबीआई के बारे में मैंने आपको जो बात बताई वो आपको ध्यान रखनी है। और बाकी बात करें दोस्तों आरबीआई की, तो आरबीआई नोट छापती है, तो 5 के, 10 के, 20 के, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का। और दोस्तों बात करें 1000 या 2000, तो देखिए दोस्तों 2000 का नोट 2016 में बंद हो गया था और 500 का बंद हुआ, नो नोट आया था। जो 2000 का नोट है वो भी वर्तमान में बंद चल रहा है, क्योंकि अभी ये जो वीडियो बनना है 2024 में बनना है, अक्टूबर 2024 में। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा आरबीआई गवर्नर। अगला क्वेश्चन है परियोजना सशक्त हाल ही में जुलाई 2018 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों ये करी गई थी हमारा मतलब गृह मंत्री, ये रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, कृषि मंत्री, तो ये करी गई थी हमारी वित्त मंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 2018 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में की गई, 1952 में की गई, 1956 में की गई, 1953 में की गई। दोस्तों इसकी स्थापना 1952 में की गई। क्यों की गई दोस्तों,
आपको बताओ कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में लागू हुई थी। और दोस्तों जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को भी हो गई थी। फिर योजना का कई स्वरूप बदल गया और ये 2015 में क्या बन गया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों जो हमारा योजना आयोग था, ये दोस्तों जो योजना बनाता था उनकी सबकी अच्छे से जांच करता और जो मान्यता उसको देता था वो कौन देता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये बता दो दोस्तों, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। 9 अगस्त 1952 पूरा इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, आयरिश राजनयिक तथा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अब WTO में जाना जाता है। जैसे इससे पहले दोस्तों बोलते थे हम जो WTO, इसका पहले नाम क्या था, गैट। तो WTO के पूर्व महानिदेशक हैं जिन्हें वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। तो केन रदरफोर्ड, पीटर सदरलैंड, पीटर गिलमोर या किफर सदरलैंड। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सी हो जाएगा, पीटर सदरलैंड। दोस्तों WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, तो जिनेवा ही है। और कौन सा, वो यूरोप महाद्वीप में देश है दोस्तों, बहुत सुंदर देश है, छोटा सा देश है। जो WTO है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा व्यापार संगठन है ये, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन का जनक। तो इसके मतलब पूर्व महानिदेशक कौन थे, तो पीटर सदरलैंड। और इन्हें वैश्वीकरण का जनक भी कहा जाता है। जैसे आपको बताया कि हमारे भारत ने भी 1990-91 में LPG की नीति अपनाई, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो बाकी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीटर सदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बीच कुपोषण और स्टंटिंग मतलब बौनापन का सामना करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है। अमृत योजना, हृदय मिशन, पोषण अभियान, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति अभियान। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सी, पोषण अभियान। क्योंकि दोस्तों इसमें बात करिए कुपोषण की, अगर किसी व्यक्ति को पोषण या फिर खाना भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा तभी वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, पोषण अभियान। 18 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये भी सेकंड सेट में ग्रुप डी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य सेवा, पशुपालन, बैंकिंग या कृषि। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इसमें दोस्तों जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो हमारा बैंकिंग, जैसे इसका ऑप्शन दिया है इसमें सी सही है। तो दोस्तों जो हमारा अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं, मतलब कार्य करने के आधार पर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो उसमें जो तृतीय क्षेत्र उसमें जैसे बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब सेवा क्षेत्र कहते हैं उसे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सी हमारा। इसमें दिया है इसके क्षेत्र यहाँ पर आएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो क्या बैंकिंग। बाकी दोस्तों स्वास्थ्य सेवा भी आता है जो तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत। पशुपालन है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और कृषि भी आता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो उसको ये कौन सा राज्य हमारा, मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन, तो भारत के मध्य में भी पड़ता है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में ही हमारे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, उसका आपको नाम बताना है। चलो बता दूँ उसका क्या नाम है, तो इंदौर नाम है। अगला क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द में उपयोग किए जाते हैं। टोल टैक्स, चुंगी कर, ओवरड्राफ्ट या शेयर बाजार। दोस्तों ये किए जाते हैं शेयर बाजार में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। जो बुल और बियर होते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति मतलब महंगे शेयर खरीदता है उसे बुल कहते हैं, जो सस्ते खरीदता है उसे बियर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी से होगा शेयर बाजार। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया ने भारत में इंटरबैंक मनी ट्रांसफर सर्विस लॉन्च करने की योजना बनाई। तो किसने, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप या लिंक्डइन। तो दोस्तों ये बनाई थी व्हाट्सएप ने। सभी दोस्तों उपयोग करते हैं आजकल व्हाट्सएप का, पता होगा आपको। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में राज्य में किसानों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई कम कीमत भुगतान योजना को कहा जाता है। कृषि केंद्र, भावांतर भुगतान योजना, कृषि निर्माण योजना, सर्व सामान्य योजना। तो इसका ऑप्शन बी से होगा हमारा भावांतर भुगतान योजना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई। स्टेट QR कोड द्वारा, गवर्नमेंट QR कोड द्वारा, इंडिया QR कोड द्वारा या भारत QR कोड द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा हमारा भारत QR कोड। ये दोस्तों सभी हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन दे सकते हैं या साइंस एंड टेक के अंतर्गत। साइंस टेक दोस्तों छोड़िए, पूरे क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स में से ही आपको
अगर आपने 2018 का करंट अफेयर भरा होगा तो उसी में से आ होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है दोस्तों, 4 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे या 5 घंटे, तो इसको ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा 4 घंटे। फिर क्वेश्चन दिया है इसमें कि दोस्तों हमारा, चीन ने भारत में आयात पर निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर मतलब जो हमारे हाल फिलहाल में घटना होती रहती हैं। तो चीन ने भारत में आयात पर निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों इसमें शब्द आया है आयात। दोस्तों दो शब्द होते हैं, आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, निर्यात, और आयात क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है हमारा, इम्पोर्ट होता है हमारा आयात निर्यात। तो दोस्तों आयात क्या होता है, जब दोस्तों कोई देश जैसे भारत है, हमारे पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसको अगर हम दूसरे देशों से अपने यहाँ मंगाते हैं तो उसे कहेंगे आयात। लेकिन अगर हमारे देश में किसी चीज़ की बड़ी मात्रा मतलब उपलब्ध है और उसको हम किसी दूसरे देश के साथ बेचते हैं मतलब यहाँ वहाँ बेचते हैं, तो वो क्या होगा, निर्यात। तो दोस्तों इसमें जैसे चावल, टेलीकॉम उपकरण, दूध और दूध से बने उत्पाद या भारी विद्युत उपकरण, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूध और दूध से बने उत्पाद। क्योंकि दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वो NDV नहीं दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दोस्तों, जो गुजरात में मतलब सबसे शुरुआत हुई थी गुजरात के इसकी मतलब श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। तो दोस्तों हमारा जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन गया है। सबसे ज़्यादा दूध हमारे भारत में उत्पादन होता है, तो इसीलिए मतलब इसका आयत हमने बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का वार्षिक यूनियन बजट किस दिन पेश किया गया था। 28 फरवरी, 1 फरवरी, 1 जनवरी, 1 मार्च। अब दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको बजट के बारे में पता होगा तो। बजट दोस्तों जो भारतीय बजट का जनक है, बताना कैसे कहा जाता है। तो दोस्तों जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया, तो पता होगा आपको, जॉन मथाई ने। और स्वतंत्र भारत का षणमुखम शेट्टी ने। दोस्तों जो बजट है इसको हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द नहीं दिया गया है। आर्टिकल 112 के अनुसार केंद्र का बजट है, जिसको हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारतीय संविधान में आपको बजट की जगह मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया, तो 1 फरवरी को। दोस्तों 1 फरवरी को प्रस्तुत किया ही जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। बाकी बजट हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जैसे एक आउटकम बजट होता है, शून्य आधारित बजट होता है दोस्तों, एक होता है जेंडर बजट। तो बाकी दोस्तों ये हमारे बजट के कुछ प्रकार होते हैं। एक होता है संतुलित बजट। ये पूरे 4 प्रकार होते हैं बजट के। अगला क्वेश्चन है, रुपये 2000 के भारतीय स्टेट बैंक के नोट के पीछे बने मंगलयान द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति, भारत का तकनीकी विकास, अंतर्गृहीय आकाश में भारत का प्रथम अभियान या भारतीय आर्थिक विकास। तो दोस्तों यह अंतर्गृहीय आकाश में भारत का प्रथम अभियान प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की। बालिका, खाद्य प्रसंस्करण, महिला सशक्तिकरण या स्वास्थ्य। दोस्तों यह करी थी हमारी खाद्य प्रसंस्करण के लिए। अगला क्वेश्चन है, NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब नीति आयोग जो होता है हमारा, ने किसे प्रतिस्थापित किया। दोस्तों हमने पढ़ा था कि किसे किया, तो योजना आयोग को। इसकी स्थापना मतलब कभी योजना आयोग की, तो 15 मार्च 1950। बाकी दोस्तों योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री। वर्तमान में दोस्तों योजना आयोग की जगह कौन है, तो नीति आयोग चल रहा है, मतलब कार्य कर रहा है। इसको खत्म कर दिया गया योजना आयोग को। या दोस्तों खत्म समझ लिया, उसको परिवर्तन रूप समझ लो। सर क्लास में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। दोस्तों ये तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो हर कोई दोस्तों इसका ऑप्शन दिल्ली ही लगाएगा, और दिल्ली इसका ऑप्शन सही है हमारा, क्योंकि अधिकतर मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में ही है भारत के। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर, तो नई। अगला क्वेश्चन है, 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी या प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन, तो नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, 2018 में पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय में कौन से गांव में स्वच्छ जल की दूरी परियोजना शुरू की गई है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों गांव दिए हैं, तो भीकमपुरा करौली हरियाणा, भीकमपुरा करौली राजस्थान, भीकमपुरा करौली हिमाचल प्रदेश, भीकमपुरा करौली गुजरात। अब दोस्तों देखिए इसमें गांव के नाम तो सेम दिए हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि दोस्तों ये गांव मतलब किस राज्य में है। तो दोस्तों भीकमपुरा करौली ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, भीकमपुरा करौली राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में चर्चित संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। मणिपुर, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु। दोस्तों ये कहाँ का है, मणिपुर का संगाई हिरण।
दोस्तों बता दूं कि आपको हमने पढ़ा था कि मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, जो ताजे पानी की झील है। इसके ऊपर एक पार्क कौन सा है, केवुल लामजाओ। तो दोस्तों केवुल लामजाओ पार्क में ये संगाई नामक हिरण पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस प्रकार हम किसी चीज़ को लिंक करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ रहता है कि जैसे हमने पढ़ा कि लोकटक झील है वो ताजे पानी की झील है, उसमें एक तैरता हुआ नामक पार्क है, उसका क्या नाम है, केवुल लामजाओ। दोस्तों उसी में पाया जाता है ये संगाई हिरण, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, मणिपुर। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको पता होगा तो रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, वेंकैया नायडू या प्रतिभा पाटिल। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। बात करो दोस्तों प्रतिभा पाटिल की या सम्माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो दोस्तों ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और बात करें रामनाथ कोविंद जी की, तो दोस्तों ये 2018 में थे, लेकिन वर्तमान में ये राष्ट्रपति नहीं है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 2024 के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि 2024 में वीडियो बना रहे हैं हम, लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं 2018 के ग्रुप 2 के। अगला क्वेश्चन है, आयुष एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन आयोग 2017 का आयोजन किस शहर में किया गया। नोएडा, ऋषिकेश, उदयपुर, नई दिल्ली। तो दोस्तों ये क्या गया, नई दिल्ली। दोस्तों देखो जितने भी सम्मेलन होते हैं या कोई मतलब बड़ा आयोजन होता है दोस्तों, वो जैसे दिल्ली हमारे भारत की राजधानी, तो वो ज़्यादातर दिल्ली में ही करे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके एग्जाम में और कोई भी आए तो आपको दिल्ली टिक करना है, अधिक से अधिक दिल्ली में ही होंगे ये। बाकी दोस्तों बात करें नोएडा, तो दोस्तों नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है और यह उत्तर प्रदेश का शहर है। ऋषिकेश दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उदयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। उदयपुर दोस्तों एयरपोर्ट भी है। अगला है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत का रक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों ये सभी करंट अफेयर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों 18 के अनुसार रक्षा मंत्री कौन था, तो निर्मला सीतारमण है। दोस्तों ये तो हमारी बहुत ही मतलब इसको दोस्तों ये ऑप्शन गलत दे दिया है। दोस्तों इसका आंसर राजनाथ सिंह होगा, क्योंकि दोस्तों जो निर्मला सीतारमण है दोस्तों हमारी वित्त मंत्री हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये वर्तमान में ही वित्त मंत्री हैं। यह पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं दोस्तों, यही संसद में बजट पेश करती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है। रविशंकर प्रसाद, मनोहर पर्रिकर, महेश शर्मा, हर्षवर्धन। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा महेश शर्मा। दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ये सभी 18 क्वेश्चन है, मतलब करंट 2018 मतलब किस मंत्रालय का मंत्री कौन है वो सब अलग है, तो इसलिए आप ध्यान रखना। मतलब ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको जो हमारे आने वाले एग्जाम 24 में उसमें भी पूछ सकता है। तो आपको 2024 में जो लोकसभा मतलब मोदी कैबिनेट आया है दोस्तों, इसमें कौन से मंत्रालय के मंत्री कौन है ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान केंद्रीय सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंबिका सोनी। फिर है, अगस्त 2018 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन। दोस्तों यहाँ पर होगा दिल्ली, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे, अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तलाक, विवाह, शिक्षा, दहेज। तो दोस्तों ये संबंधित तलाक से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप जानते हैं जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है कि विश्व के केवल 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या यूपी से ज़्यादा है। जैसे चाइना है हमारा, इंडोनेशिया है, रूस है और दोस्तों अमेरिका है, और बाकी एक देश मुझे ध्यान नहीं आ रहा था दोस्तों शायद भी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, बता ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिया है कि छत्तीसगढ़ की 106 वर्षीय महिला जिनका नाम है को स्वच्छ भारत अभियान के शुभंकर के रूप में चुना गया था, उनकी मृत्यु 23 जनवरी 2018 को हो गई थी। उन्हें 2016 में प्रसिद्धि तब मिली जब घर में शौचालय का निर्माण कराने के लिए बकरियां बेचने की उनकी कहानी को राष्ट्रव्यापी प्रचार मिला था। दोस्तों इसमें नाम पूछा, उनका नाम क्या था। तो दोस्तों उनका नाम था कुंवरबाई यादव। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनील भारती मित्तल एक भारतीय अरबपति, उद्यमी, परोपकारी और संस्थापक और के अध्यक्ष है। तो किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, विप्रो लिमिटेड, भारत इंटरप्राइजेज, आर्सेलर मित्तल या HCL टेक्नोलॉजिस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारती इंटरप्राइजेज। तो सुनील भारती मित्तल एक भारतीय अरबपति हैं, तो 2018 के अनुसार भारती इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष संस्थापक और अध्यक्ष हैं, मतलब थे। अब तो दोस्तों थे कहेंगे, वो 18 की बात है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे आयात सेवा IRTS के 1997 के बैच के अधिकारी विक्रम सिंह को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री रामनाथ कोविंद, APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल।
दोस्तों अभी हमने पीछे देखा था कि 2018 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। इसमें दोस्तों आया है IRTS। दोस्तों बता दूं कि IRTS का पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, हालांकि मुझे पता था लेकिन अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ वैसे। अगला क्वेश्चन हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए भारत ने किस तारीख पर मिस्र में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया? तो दोस्तों मई 6/10/2017। देखो दोस्तों लास्ट में समय 17 है, केवल महीना बदला हुआ है, बाकी डेट हमारी वैसे ए और सी में डेट सेम है और बी और डी में डेट सेम। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा हमारा 8 से, अब 8 तारीख 12वां महीना 2017, मतलब मई 8 तारीख 12वां महीना 2017। दोस्तों मई तो वैसे आता है हमारा 5वां महीना। दोस्तों इसमें जो 12 आई ये मई को नोट नहीं कर रहा है, ये डेट को नोट कर रहा है कि 6 मई और 12 मई 2017। दोस्तों इसमें आया है मिस्र। दोस्तों इसका मतलब मिस्र, दोस्तों इसे हम कहते हैं इजिप्ट। इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है, आपको ध्यान रखना है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। क्योंकि दोस्तों अभी जब यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था अभी 24 वाला री एग्जाम, उसमें दोस्तों देशों की राजधानी बहुत ज़्यादा पूछी थी, तो देश की राजधानी आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? कांग्रेस, TRS, TDP या बीजेपी? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा TDP। सॉरी दोस्तों, मुझे TDP की फुल फॉर्म नहीं पता है अभी, क्योंकि एक दल है तो इसका पूरा नाम भी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक खुले स्वतंत्र एवं समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करने के विचार के साथ भारत और किस देश ने मार्च 2018 में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? मतलब पूछा है कि भारत के साथ और किसने किए, तो चीन, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया। दोस्तों इसमें किसने किए? वियतनाम ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें चीन की। चीन दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। फिर सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर बहुत डेवलप कंट्री है, जबकि बहुत छोटा देश है। फिर वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। अगला है कंबोडिया। दोस्तों देश की राजधानी क्या है? नोमपेन। दोस्तों ये सभी एशिया महाद्वीप के देश हैं, आपको ध्यान रखना है, और दक्षिण एशिया के वो भी। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल है? तो ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है। ई वेरिफिकेशन, ई अभ्यास, ई सनद या ई डॉक्यूमेंट? तो इसको ऑप्शन सही हो जाएगा सी हमारा, ई सनद। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्ति बाल कृष्ण दोषी को निम्न में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? खेल, संगीत, साहित्य, वास्तुकला? दोस्तों इसका ये जो क्वेश्चन आया है वो आया हमारा स्टैटिक जीके से, तो इसका ऑप्शन डी से जाएगा हमारा वास्तुकला। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2014 तक कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश? तो कहाँ के दोस्तों? गुजरात के। बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना। और दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक बार कोसी नदी में इतनी बाढ़ आती है कि उससे बिहार बुरी तरह प्रभावित होता है। अगले बात दिया राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। फिर गुजरात की राजधानी पता है क्या है? गांधीनगर। भारत का सबसे बड़ी जो समुद्री सीमा है वो किसकी है? तो गुजरात की है, मतलब तटीय सीमा। और बात करें कि भारत की सबसे बड़ी तटीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सॉरी, स्थलीय सीमा बोलती है बांग्लादेश के साथ, लेकिन भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? तो गुजरात है। बात करें यूपी की, मतलब उत्तर प्रदेश, तो इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। देखिए दोस्तों इनमें से बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश किसी के भी, सॉरी दोस्तों बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पास क्या तट सीमा नहीं, तटरेखा नहीं, केवल गुजरात के पास तटरेखा है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन सा है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड? दोस्तों बताना है कि हमको कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप कमेंट करें कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो डैश राज्य में है। अब दोस्तों देखिए इसमें दिया है पश्चिमी हिमालय। दोस्तों हिमालय जानते हैं कि पूरे विश्व का ही सबसे बड़ा मतलब पर्वत है हिमालय। अब दोस्तों जैसे किसी जगह हम मेनली 4 दिशा होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिसमें इसने दिया है पश्चिमी। तो आपको देखना है कि हिमालय के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। जो फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर है? उत्तराखंड में दोस्तों एक राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिम हिमालय में स्थित है। बाकी दोस्तों बात करें गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, दोस्तों ये शायद बिहार में स्थित होगा, मुझे पक्का पता नहीं है, पर इसका आंसर आप सही से कमेंट कर दे, पता हो आपको तो।
फिर है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? दोस्तों ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में फूलों की घाटी। सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। अरे क्या हो रहा है ये, सॉरी दोस्तों, ये जो फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, आपको पता होगा। उत्तराखंड दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश का पहले हिस्सा था, लेकिन दोस्तों उत्तराखंड पूरा पहाड़ी एरिया है और पहले भी था, इसीलिए दोस्तों ये अलग राज्य बन गया है। तो जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 79, 73, 77, 75, मतलब 79, 77, 73 या 75। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 75। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है अनंतनाग में एक शहर है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। तो इसका ऑप्शन बी होगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों जैसे हम पढ़ते हैं भारत की झीलों के बारे में, तो जितनी भी झीलों के अंत में नाग आता है दोस्तों वो सभी कहाँ के होंगे? जम्मू कश्मीर। और जिनमें आएगा ताल वो कहाँ के? उत्तराखंड के। तो जो अनंतनाग है दोस्तों एक झील भी है और एक शहर भी है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम पवित्र स्थान हैं जो कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी मैंने बताया कि आपको देहरादून, जो यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इन्हें बोलते हैं 4 धाम, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। दोस्तों ये कहाँ पर है? सिक्किम में। बात करें सिक्किम, तो सिक्किम राजधानी क्या है? गंगटोक। और दोस्तों सिक्किम भारत का पहला जैविक कृषि वाला राज्य बन गया है। और जो सिक्किम है दोस्तों ये पहले भारत का एक हिस्सा नहीं था। 16 मई 1975 दोस्तों ये भारत का हिस्सा बना है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का हिस्सा बना था, ये उदाहरण है। सिक्किम का राजधानी क्या है? गंगटोक। कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम में है, मतलब दोस्तों पहाड़ बोलते हैं कंचनजंगा को, ध्यान रखना आपको। यहाँ पर दिया चोटी लेकिन दोस्तों पहाड़ है, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट केटू है। अगला क्वेश्चन है मणिकरण स्थित विद्युत संयंत्र, दोस्तों यहाँ पर होगा संयंत्र। मणिकरण स्थित विद्युत संयंत्र भूतापीय ऊर्जा आधारित है जो डैश में है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम या हिमाचल प्रदेश। तो मणिकरण स्थित विद्युत संयंत्र जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, डी। दोस्तों इसमें दिया भूतापीय ऊर्जा। आप ध्यान रखें दोस्तों, जो भूतापीय ऊर्जा होगी वो हमेशा बनाई जाएगी पहाड़ी क्षेत्र में। दोस्तों पता है कि उत्तर प्रदेश में पहाड़ बहुत कम है, पंजाब में पहाड़ नहीं है, असम में थोड़ा बहुत पहाड़ है, और हिमाचल प्रदेश में तो पूरा पहाड़ी एरिया है। तो ये कहाँ पर है? पहाड़ी एरिया में। अगर भूतापीय ऊर्जा से किसी राज्य का नाम आता है तो आप पहले देखें कि किसमें समझ आता है? पहाड़ी एरिया होगा। तो इसका ऑप्शन डी से होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। ये दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन थे सभी। तो देखिए क्वेश्चन हमारा एक इसमें 2, ये 3 हो गए क्वेश्चन हमारे। 3 2 5, 5 3 हमारे कितने हो गए? 8, बाकी 8 3 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 19, 20 21 22, 23 24 25, 26 27 28, 29 30 31, 32 33, 34 35, 36 37 38, 39 40 41, 42 43 44, 45 40, 47 48, 49 50, 51 52, 53 54 55, 56 57 58, 59 60 61 62, 63 64 65 66। दोस्तों 65 लगभग दोस्तों मैंने बता दिया 70। वैसे दोस्तों मैंने सही से काउंटिंग नहीं की, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे 70 प्लस क्वेश्चन है, 70 प्लस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमने 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी रेलवे में, उनको इसमें किया है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें 2018 के करंट अफेयर के थे, जियोग्राफी क्वेश्चन थे, और बाकी एक आध क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके का भी था। बाकी दोस्तों सबसे अधिक क्वेश्चन इसमें किसके थे? तो जियोग्राफी के थे, बता दूंगा आपको पहले। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इस प्रकार दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप लाइक ना करें, शेयर भी ना करें, लेकिन आप केवल कमेंट कर दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी के लिए ज़रूरी है। और दोस्तों रेलवे के सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे एनटीपीसी हो, एएलपी हो, सीजीएल हो दोस्तों, चाहे हमारा आरआरबी जेईई हो, आरपीएफ हो, टीटी का एग्जाम आर दोस्तों होता है, मतलब एक रेलवे हमारा। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी टॉपिक पे या किसी भी विषय से संबंधित वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दें, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो मतलब अलग बिल्कुल, तो मिल जाएगी। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें जियोग्राफी, स्टैटिक और करंट के मिक्स क्वेश्चन 2018 के सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो को एक बार देख के एग्जाम में जाएँ। बाकी भारत की नदियों वाला वीडियो पूरा देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें।
किसी भी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो भी कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।